नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम उस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं जिस क्रम को हमने पिछली कक्षा में छोड़ा था। हम पिछली कक्षा में वर्ण व्याकरण का जो पाठ है, जो खंड है वर्ण विचार, उसमें हमने वर्ण विचार देखा था भाग फर्स्ट करके। उसमें हमने स्वर पढ़े थे। ठीक है, आज हम उसी क्रम वर्ण विचार को ही पढ़ेंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज व्यंजनों के बारे में देखेंगे, व्यंजनों के भेदों के बारे में देखेंगे, किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि व्यंजनों का जो या फिर जो वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए आप सभी लोग देखिए कि जो व्यंजन है विद्यार्थियों, जो व्यंजन है इसको वर्ण विचार भाग 2 से शुरू करते हैं हम। व्यंजन को परिभाषित करते हुए व्यंजन की परिभाषा हम अगर दे या लिखे तो हम व्यंजन की क्या परिभाषा लिखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, व्यंजन की परिभाषा होती है, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिए। व्यंजन की परिभाषा होती है, क्या होती है, किसे कहेंगे व्यंजन है, किसे कहेंगे व्यंजन। तो देखिए विद्यार्थियों, व्यंजन किसे कहेंगे, जिन वर्णों, क्या विद्यार्थियों, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता, किसकी सहायता विद्यार्थियों, स्वरों की सहायता है ना, लेनी पड़े, उन्हें क्या कहेंगे विद्यार्थियों, उन्हें व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए हमने स्वर में पढ़ा था कि स्वर किसे कहेंगे, स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो स्वर में हमने देखा था कि जिन 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 अक्षरों या वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। स्वर स्वतः ही उच्चारित होते हैं, उनको उच्चारित करने के लिए किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर जब हम व्यंजन की बात करेंगे, व्यंजन की परिभाषा की बात करेंगे, व्यंजन किसे कहते हैं ये बताएंगे, तो व्यंजन में हमें ध्यान रखना होगा कि जिन वर्णों को उच्चारित करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़े उन्हें क्या कहेंगे जी, उन्हें कहेंगे व्यंजन, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आप सभी को व्यंजन की परिभाषा आज के बाद याद हो जानी चाहिए कि स्वरों की सहायता लेनी पड़े वो क्या कहलाएंगे, व्यंजन। जैसे मैंने कहा कि मैंने क्या कहा, क है ना, तो ये क है ना, ये क पूरा कब बना है, जब इसमें अ आके मिला है तब ये पूरा क्या बन गया, क। और क क्या है, व्यंजन है ना। तो जब भी किसी वर्ण को उच्चारित करने में है ना किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहेंगे, व्यंजन, या स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। आगे देखिए विद्यार्थियों, व्यंजन के ही क्रम में जब हम आगे चलते हैं तो आगे व्यंजन के भेद आ रखे हैं। व्यंजन के भेद यानी कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर विद्यार्थियों, है ना, जब हम व्यंजन के अंदर देखते हैं, व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने आते हैं कि व्यंजन में 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, बोलिए विद्यार्थी कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है विद्यार्थियों, मेरे साथ बोलिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है विद्यार्थियों, ये 3 प्रकार। एक और होता है संयुक्त व्यंजन, है ना, वो अलग व्यंजन होता है पर वो भी इन्हीं में इनके अलग
इनके अलग गिनती की जाती है, वो भी हम बताएंगे। पर आप ध्यान ध्यान रखिए भेद कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है विद्यार्थियों, अब स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? देखिए विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, कहने का मतलब बोल रहे हैं, है ना, तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो जो हमारी जो श्वास वायु है ना उच्चारण करते हो, कहीं ना कहीं स्पर्श होती है हमारे स्वर यंत्रों, हमारे स्वर यंत्र, यहाँ पे ये स्वर यंत्र है, जीभ स्वर यंत्र है ना, वो जो श्वास वायु है ना, जो हवा है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वर यंत्र के क्या होती है, स्पर्श होती है ना, तो स्पर्श होकर बाहर निकलती है। तो ऐसे वर्णों को कौन से वर्ण बोलते हैं बताइए विद्यार्थियों? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा अगर आप लिखे तो ऐसे लिखेंगे कि जिन वर्णों के, लिखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु हमारे मुख में किसी न किसी स्वर यंत्र से स्पर्श होकर बाहर निकले, हमारे मुख में किसी न किसी स्वर यंत्र से स्पर्श होकर बाहर निकले, छू कर बाहर निकले, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होती है? जब हम व्यंजनों की बात करते हैं तो विद्यार्थियों क से लेकर म तक जो व्यंजन होते हैं, ये सभी व्यंजन क्या होते हैं भैया? ये व्यंजन होते हैं विद्यार्थियों स्पर्श व्यंजन। जैसे कि आपको चार्ट में दिख भी रहा है, मैंने आपके लिए समझने के लिए डायग्राम बना दिया कि जो देखिए क को क नहीं बोलते, क वर्ग बोलते, क वर्ग में क ख घ घ अंग है ना, ऐसे। तो ये क से लेकर और ये जो म तक का है, ये सारा क्या है विद्यार्थियों बताइए? ये सारा है स्पर्श व्यंजन। अब आप ध्यान रखिएगा स्पर्श व्यंजन कौन कौन से है? स्पर्श व्यंजन यहाँ तक है विद्यार्थियों, कहाँ तक है बताइए? ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये सारे कौन से व्यंजन है विद्यार्थियों? स्पर्श व्यंजन। ध्यान रखेंगे क से लेके म तक सारे व्यंजन कौन से है? स्पर्श व्यंजन। और इनकी काउंटिंग कर लीजिए, 5, 10, 15, 20 और 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए विद्यार्थियों? 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं विद्यार्थी? देखिए अंतस्थ व्यंजन उसे कहते हैं, इसका अर्थ होता है बीच में। ठीक है, बीच में। तो बीच में अंतस्थ व्यंजन होता है जो बीच में रहे, है ना, बीच में से जब हमारे श्वास वायु बिल्कुल किसी भी स्वर यंत्र को टच हल्की फुल्की करके बीच में से निकल जाए, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और हमारे वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से विद्यार्थियों? य, र, ल और व। ध्यान रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से बोलिए? य, र, ल, व। वेरी गुड। ये जो य, र, ल, व आपको दिख रहा है, ये कौन से व्यंजन है विद्यार्थियों? अंतस्थ व्यंजन। आप आपके आज से आप ध्यान रखेंगे अंत य, र, ल, व कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसी के बाद में ऊष्म व्यंजन पे आते हैं हम। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, श, स और ह। ठीक है, ये जो 3 श और एक ह है, ये कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की अगर हम परिभाषा की बात करें, इसकी बात करें, तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं विद्यार्थियों? जिस हमारी जो श्वास वायु है वो हमारे मुख में ऊष्मा उत्पन्न करे। ऊष्मा जानते हो? ऊष्मा मतलब गर्म, है ना, जो रगड़ कर गर्म हो जाए, हमारे सांस वायु स्वर यंत्रों से रगड़ कर गर्म हो जाए, है ना, ऐसे व्यंजनों के उच्चारण को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब जब हम किसी चीज का उच्चारण करें ना, तो हमारी सांस वायु क्या हो जाए? बोलिए विद्यार्थियों, गर्म हो जाए, है ना, रगड़ खा के गर्म हो जाए, है ना। तो कौन कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिनसे हमारी सांस वायु रगड़ खाकर गर्म हो जाती है? स, श, स और ह, है ना, होती है ना। दबाव के साथ बोलना पड़ता है हमें, तो किसी चीज में दबाव लगेगा तो वो गर्म होगी, तो इसलिए इसमें इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अंतस्थ व्यंजन है 4 और ये ऊष्म व्यंजन है श, स और ह। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं विद्यार्थियों।
तो हम एक और देखते हैं क्या देखते हैं, एक संयुक्त व्यंजन भी होता है, संयुक्त व्यंजन भी होता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते हैं विद्यार्थियों, देखिए दो या दो 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 वर्णों से मिलकर जो दो वर्णों के मेल से जो व्यंजन, जिन व्यंजनों का निर्माण होता है विद्यार्थियों, वे हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, दो व्यंजनों से, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, दो व्यंजनों के मेल से, है ना, मेल से जिन वर्णों का निर्माण होता है, लिखिए जिन वर्णों का निर्माण होता है उन वर्णों को क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों या दो वर्णों के, यहाँ पे ऐसे भी लिख लो विद्यार्थियों, वर्णों, दो वर्णों के मेल से जिस वर्ण का या जिस व्यंजन का निर्माण होता है ना, वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे ये जैसे क्षत्रिय है तो ये क है ना और श मिलकर, दो वर्ण मिलकर एक वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कौन सा वर्ण हो गया, संयुक्त वर्ण। इसी प्रकार से त्र, त और र मिलकर त्र का निर्माण किए, तो ये कौन सा व्यंजन हो गया विद्यार्थियों, संयुक्त व्यंजन, है ना। ऐसे ही ग, ज और य मिलके क्या हो गया, ज हो गया। ठीक है, और ग हो गया, है ना। और फिर इसके बाद में श और र मिलकर भी श्रेय का निर्माण कर दिए। ऐसे ये जो चार वर्ण आपको दिख रहे हैं विद्यार्थियों, कौन से वर्ण है बोलिए, संयुक्त वर्ण। क्यों, क्योंकि दो वर्णों को मिलाकर, मेल करने पर, जोड़ने पर एक वर्ण निकल के सामने आ रहा है, इसलिए संयुक्त वर्ण है। संयुक्त मतलब दो वर्णों को मिलाकर एक कर दे तो एक वर्ण निकले, तो इसे क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। चलिए विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे चल के कि उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर, है ना, उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के बारे में हम देखते हैं। तो दो प्रकार से होते हैं, अल्प प्राण, बोलिए मेरे साथ, उच्चारण में श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, बोलिए। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। वेरी गुड विद्यार्थियों। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, ये तो देख लेते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं विद्यार्थियों, देखिए आप सभी लोग, अल्प प्राण व्यंजन की अगर हम परिभाषा लिखें, है ना, तो देखिए पहले मैं समझा देता हूँ, बाद में परिभाषा लिखते हैं। देखिए अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं, किसी भी व्यंजन में, है ना, किसी मतलब वर्णमाला के जो पहला है ना, तीसरा और पांचवा, कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा, इसी के साथ य और र और विद्यार्थियों ल और व, है ना, और इसी के साथ और सभी स्वर, और विद्यार्थियों सभी स्वर, ये सब किसकी गिनती में आते हैं, अल्प प्राण व्यंजनों की गिनती में आते हैं। ठीक है, जैसे पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, जैसे देखिए पहला, तीसरा, पांचवा, तो क में पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा है, क, तो क क्या हो गया, अल्प प्राण। ग तीसरा है ना, तो क्या हो गया, अल्प प्राण व्यंजन। और वैसे ही आप बोलिए अंग, है ना, तो ये भी ये कौन सा है, ये कौन सा है, पहला, तीसरा, पांचवा है ना, ये, तो ये भी क्या हो गया, अल्प प्राण, है ना। वैसे ही ये भी अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण, ये तीसरा, ये पांचवा अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन। समझ रहे आप, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, समझ रहे आप, है ना। तो ये सभी अल्प प्राण व्यंजन की गिनती में आते हैं। और य, र, ल, व व्यंजन भी कैसे व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, और सभी स्वर विद्यार्थियों, सभी स्वर अ से लेकर औ तक जो जितने भी हमारे 11 जो स्वर है वो सभी अल्प प्राण स्वर कहलाते हैं। कैसे स्वर कहलाते हैं, अल्प प्राण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी विद्यार्थी परिभाषा क्या होगी, आप परिभाषा लिखिए अल्प प्राण की, इसमें ट्रिक लगा के नीचे लिख लेना ही है ना, इसकी परिभाषा लिखिए सामने। ऐसे
ऐसे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम श्वास वायु की आवश्यकता हो। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम श्वास वायु की आवश्यकता हो उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, लिख लिया। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम श्वास वायु की आवश्यकता हो उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं विद्यार्थियों? इसकी भी परिभाषा लिख लीजिए आप एक बार। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक श्वास वायु की आवश्यकता पड़े। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक श्वास वायु की क्या पड़े विद्यार्थियों? आवश्यकता पड़े, उन्हें क्या कहेंगे? महाप्राण। जैसे देखिए क, ज्यादा सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ग, घ, च, ज, य, ट, ढ, अण, है ना, नहीं पड़ी ना। पर देखिए इनमें पड़ेगी ज्यादा श्वास लेने की। जैसे स्वर देखिए आप, सभी स्वरों को देखिए, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, है ना, ऐसा होता है ना। तो ये जल्दी से बोल दिए, इसमें ज्यादा श्वास की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब देखिए महाप्राण में देखिए कौन कौन से आ जाएंगे विद्यार्थी जो छूट गए। देखिए अब जी कौन सा छूट गया? अब हमारे पास देखिए दूसरा छूट गया, ठीक है, और ये चौथा छूट गया, है ना, ये छूट गए ना। तो विद्यार्थियों ये छूट गए, है ना, और ये सभी छूट गए। ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, छूट गए ना। तो क्या विद्यार्थी क्या लिखेंगे हम इसमें? ट्रिक में क्या लिखेंगे कि किसी भी वर्ग का दूसरा, किसी भी वर्ग का, ये वर्ग है ना, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। तो किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, है ना, दूसरा चौथा वर्ण, और विद्यार्थियों और सभी कौन से वर्ण बोलिए? सभी उष्म व्यंजन, सभी उष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन? उष्म व्यंजन, सभी उष्म व्यंजन। ये कौन से होते हैं? महाप्राण। एक बार बोलिए, इनमें ज्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ेगी आपको विद्यार्थियों। देखिए कैसे पड़ेगी, बोलिए। ख, है ना, घ पढ़ी ना, छ, झ पढ़ी ना, लंबी लेने की पड़ रही है तो ज्यादा श्वास वायु की आवश्यकता पड़ रही है ना। वैसे ही श, स, ह पढ़ रही है ना। तो जिसमें ज्यादा श्वास लेने की, ज्यादा लंबी आवाज निकालने की आवश्यकता पड़े, वैसे ही कौन से? महाप्राण। आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद में विद्यार्थियों हम आगे आते हैं और आगे हम देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए विद्यार्थियों, वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं हम। वर्णों का उच्चारण स्थान यानी कि कहां कहां से कौन कौन से वर्ण हमारे मुख में से कहां से कौन कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं। देखिए जैसे जो प्रथम उच्चारण स्थान है कंठ, है ना, कंठे कौन सा है? पहले कंठे, है ना, कंठे। कंठे का मतलब विद्यार्थियों ऐसे वर्ण, आप लिख लीजिए। कंठ का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ण, हाँ इसमें लिख लीजिए अलग में साइड में, कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाए, है ना, उसे कंठे क्या कहते हैं? कंठे उच्चारण स्थान वर्ण कहते हैं। कंठे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ से किया जाए, उन वर्णों को कंठे उच्चारण स्थान वर्ण कहते हैं। ठीक है, लिख लिया विद्यार्थी। देखिए कौन कौन से वर्ण है वो बोलिए मेरे साथ। कंठ यानी ये जो कंठ है ना, ये आपका, यहाँ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं विद्यार्थी? बोलिए मेरे साथ, कौन कौन से होते हैं? हाँ, अ, है ना, आ, है ना, और सभी क वर्ग, सभी क वर्ग आ रहे हैं ना। देखिए सभी क वर्ग आ रहे हैं, देखिए सभी क वर्ग आ रहे हैं क्या? बोलिए सभी क वर्ग, है ना। सभी क वर्ग में आपको समझ में आ जाएगा, क से लेके अंग तक, क, ख, ग, घ, अंग, है ना। और इसमें ए, आ, है ना। कंठ से कौन कौन से बोलते? बोलो अ, आ, सभी क वर्ग, और ह, है भी कहां से बोला जाता है? बोलिए कंठ से, ह, है ना। और ये क्या है? बोलिए ये विसर्ग है। विसर्ग है नहीं, ये नहीं है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, ये विसर्ग है। तो बोलिए कंठ से कौन कौन से, कंठ किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान है? अ, आ, क वर्ग, ठीक है, और ह और विसर्ग। ठीक है विद्यार्थियों, याद करिए आप ऐसे। देखिए दूसरा, देखिए तालव्य। तालव्य के मतलब होता है,
तालव्य, हमारी जीभ जब फिर के ऊपर जो खुरदरा भाग है ना, खुरदरा, उस पे जब लगती है, ई ऐसे घूम जाती है जीभ, है ना, उसको तालव्य वाला भाग कहते हैं। तो वहां से जिन वर्णों का उच्चारण हो उन वर्णों को तालव्य वर्ण कहेंगे। जैसे किन किन वर्णों का वहां से उच्चारण होता है, देखिए किन किन वर्णों का होता है, देखिए ई, है ना, ई हो रहा है, ये अडली ऊपर की तरफ, है ना, ई, है ना, च, छ, झ, है ना, झ और य और श। ठीक है, तो देखिए इसमें ई और ई, है ना, उसके बाद में च वर्ग, च वर्ग पूरा आ गया, च वर्ग पूरा आ गया विद्यार्थियों, और य और श। ठीक, आप ऐसे याद कीजिए, है ना। इसके बाद में मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य कौन सा है विद्यार्थियों, जब आपको खुरदरा भाग होता है उससे थोड़ा सा ऊपर आप जब जाएंगे तो ये साउंड आएगा, देखिए कान टकराने से ये साउंड आ रहा है, वो आपका कौन सा स्थान है, मूर्धन्य स्थान है। तो देखिए मूर्धन्य व्यंजन आपके आए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप कौन से बताएंगे, बोले री, है ना, री के बाद में ते का पूरा वर्ग, ते वर्ग, क्या बोलेंगे हम, ते वर्ग, ट वर्ग बोलेंगे विद्यार्थियों, ट वर्ग, और र और श, ये सब कौन सा है, मूर्धन्य का है। विद्यार्थी देखिए उत्सित जो व्यंजन होते हैं, ये अलग दो व्यंजन होते हैं, ये इन्हीं में गिनती की जाती है ना, इन्हीं में गिनती की जाती है। और ये भी, इनका भी उच्चारण स्थान कौन सा होता है, बोलिए, ये नुक्ता लगी हुई नीचे, इनका भी ये समान ड और ढ के समान दिखाई देते हैं, इनका भी उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। समझ में आया, आगे देखिए चौथा हमारा है दंते, जिन वर्णों का उच्चारण दांतों के द्वारा किया जाए, है ना, दांतों के जो ऊपर है वहां जी बढ़ाकर जिन वर्णों का उच्चारण हो वैसे वर्ण क्या कहलाते हैं, दंते वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखिए आप त, बोले त लग रही ना जी, त, थ, द, ध, न, यानी कि त वर्ग, पूरा कौन सा वर्ग विद्यार्थियों, त वर्ग। इसके बाद में ल और श, ये भी कौन से हैं, बोलिए, दंते वर्ण हैं। आगे देख लेते हैं हम ओष्ठ, ओष्ठ जिनका उच्चारण दोनों होठों के द्वारा हो, ठीक है, जैसे ऊ, है ना, हो रहा है ना, ऊ दोनों होठ हो रहे, ऊ, है ना, और प, फ, ब, भ और म। बिना प को, बिना दोनों होठों को मिलाए पे बोल के बताइए, बोलिए बोलिए, प्रयास कीजिए, फे बोल के बताइए, बिना दोनों होठों को नहीं मिलाना है, नहीं मिलाना है, हाँ नहीं मिलाना है, ठीक है, बिना होठों को मिलाए बोल के बताइए, बोलिए, है ये पूरी लाइन बोल के बताइए, प फ ब भ म, नहीं बोल पाएंगे ना, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये वर्ण ही कौन से है, ओष्ठ्य वर्ण है, इनको होठों के द्वारा ही बोला जा सकता है, इसलिए प फ ब भ म, है ना, दोनों होठ जब स्पर्श होंगे तभी बोला जाएगा, क्योंकि ये ओष्ठ्य वर्ण है, ठीक है। इसके बाद में नासिका वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख दोनों के द्वारा हो, है ना, दोनों के श्वास वायु दोनों से बाहर निकले, जिन वर्णों के उच्चारण वो नासिक या अनुनासिक वर्ण कहलाते विद्यार्थियों। कौन कौन से नासिक वर्ण कहलाते विद्यार्थियों, देखिए आप लोगों की जितने भी ये है ना लास्ट के, ये जो लास्ट के वर्ण है, ये बोलो कौन से वर्ण है, नासिक वर्ण है। कौन से वर्ण है, बोलिए, नासिक वर्ण, है ना, लास्ट में एक दो, है ना, 1 2 3 4 5, ये जो लास्ट के है ना, देखिए ये ये अणे, ये अणे हमारे लिए तो अणे अणे ही है, जबकि ये अणे नहीं होता विद्यार्थियों, ये क्या होता है, अंग, ये क्या होता है, य, ये क्या होता है, अण। ये उच्चारण आप सही कीजिए, अणे 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 नहीं करना, है ना, अब आपको अणे अणे नहीं करना, अंग, य और अणे, अणे यही है एक ओनली, ठीक है। तो अंग, य, अण और न और म, ये कौन से उच्चारण स्थान है इनका, नासिका, यानी कि इनकी उच्चारण नाक और मुख में से हवा जब बाहर निकलती है तब इनका उच्चारण होता है, और एक हमारा अनुस्वार, ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए अब आगे हम देखते कंठोष्ठ,
यहाँ पे कंठ और कितना ओष्ठ, होठों का प्रयोग होता है, जैसे ओ औ, है ना, बिना कंठ और ओष्ठ के ये आप नहीं बोल सकते। तो और कौन से व्यंजन है विद्यार्थी, कौन से कंठोष्ठ व्यंजन है, ठीक है। इसी के बाद में आठवां क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य मतलब कंठ से और तालु से जिसका उच्चारण किया जाए वो वैसे वर्ण क्या कहलाएंगे, कंठ तालव्य। जैसे ए और आई, है ना, दो वर्ण है कंठ तालव्य। और आगे देखिए दंतोष्ठ। दंतोष्ठ एक ही वर्ण है जिसको दांत से और किससे बोला जाए विद्यार्थियों, होठ से, होठ से बोला जाए। ऐसा ऐसा व्यंजन कौन सा है, वर्ण कौन सा है, व। ठीक है विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सभी अपना चार्ट बनाएंगे और इनको याद करेंगे कौन सा उच्चारण स्थान कौन से वर्ण का है ना। तो ये आप याद करिए, 2 5 7 8 10 बार इसको देखिए, अपना आप ये याद हो जाएगा, है ना। ये देखिए, ये उ है और ये पे पूरा वर्ग है, पे वर्ग, है ना। ऐसे आप याद कीजिए, ऐसे करके जैसे मैंने किया है, ठीक है। आगे हम इसी श्रृंखला में विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्या देखते हैं, देखिए द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन यानी कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं विद्यार्थियों, जिन व्यंजन दो समान व्यंजनों से मिलकर कोई दो समान वर्णों से मिलकर कोई वर्ण बने, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, द्वित्व व्यंजन। जैसे विद्यार्थियों देखिए, ये क है और ये भी क है, तो दो समान वर्ण है, एक आधा है एक पूरा है ना। तो ये जब ये एक साथ आ जाएगा तो इसको कौन सा वर्ण कहेंगे, बोलिए विद्यार्थियों, समान वर्ण मिलकर जब वर्ण बनाए, है ना, व्यंजन बनाए तो क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन। समझ में आ रहा है, जैसे ल और आधा ल और पूरा ल मिलके ये बना रहे हैं ना, तो ऐसा जहां पे भी आ जाए आपको दिखता हुआ वह आप समझ लेना, दो समान वर्ण हो जिसमें एक आधा हो और एक पूरा हो और दोनों मिलकर वर्ण बनाए तो वे कौन से वर्ण कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं विद्यार्थियों। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं विद्यार्थियों, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं जिससे ऐसे व्यंजन, है ना, जिसको उच्चारण में जीवा, है ना, जीवा, है ना, उछल के ऊपर लग के नीचे वापस से गिर जाए, है ना, ऐसे व्यंजन उत्क्षिप्त यानी कि फेंका हुआ, उत्क्षिप्त मतलब फेंका हुआ व्यंजन कहलाते हैं। इस उत्क्षिप्त व्यंजन को कौन से व्यंजन कहते हैं विद्यार्थियों, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ढ, ढ और ढ, है ना। देखिए ये ड और ढ होता है, ये ड और ये ड होता है ना, और ये अढ़ और ये ढ होता है, ठीक है, अढ़ ढ, है ना, और ये ड और ढ होता है और ये ड और ढ होता है, ठीक है। और विद्यार्थी एक और बात, ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगु व्यंजन है, ये व्यंजन हमेशा शब्द के बीच में आएंगे, है ना तो इनसे कोई शब्द शुरू होगा ना इनसे कोई, है ना, इनसे कोई भी वर्ण शुरू, कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं सड़क, है ना, जैसे मैंने आपको कहा सड़क, तो देखिए सड़क में ये आ गया ना, बोलिए हम ऐसे लिख देंगे सड़क, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सड़क में ये वाला वर्ण आएगा उत्क्षिप्त व्यंजन वाला, है ना। जैसे ढक्कन, है ना। अभी देखिए ये दो क है, ये दो कौन से व्यंजन है, बोलिए ये द्वित्व व्यंजन है ना। और ये ढ, अब बताइए मैं यहाँ ऐसे लगा दूंगा तो ये तो अढ़ बन जाएगा, है ना। और अढ़े बनते ही मैं यहाँ ये ऐसे लगा दूंगा, विद्यार्थी यहाँ ऐसे लगाते और ये गलत हो जाता है क्योंकि ये तो शुरू में आएगा ही ना विद्यार्थियों, ये तो शुरू में आएगा ही नहीं, मैंने कहा बीच में आएगा या लास्ट में आएगा। जैसे पहाड़, है ना, ये बीच में। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। आगे देखिए अब हम आगे चलते, इसी क्रम में हम आगे चलते विद्यार्थियों, देखते रे से संबंधित नियम देख लेते हैं विद्यार्थी, कुछ रे से संबंधित नियम है वो देख लेते हैं। देखिए क्या होते हैं रे से संबंधित नियम, देखिए आप लोग, पहला नियम रे से संबंधित नियम है विद्यार्थियों कि व्यंजन हो और व्यंजन से पहले, है ना, व्यंजन हो और व्यंजन से पहले, व्यंजन से पहले क्या आ जाए विद्यार्थियों, र आ जाए, है ना। वो भी र कौन सा, स्वर रहित आ जाए, इसमें स्वर नहीं है ना। जैसे मान ली ये र मैंने लिखा तो इसमें तो अ भी है, र अ, है ना, अ भी है ना, और मैंने इसके नीचे लगा दिया तो इसमें अ अब नहीं है ना। तो ये र
इसमें स्वर रहित व्यंजन आए और व्यंजन से पहले स्वर रहित र आ जाए, है ना। स्वर रहित मतलब स्वर नहीं हो जिसमें, है ना। तो स्वर रहित व्यंजन आ जाए तो होने पर अगले वर्ण के ऊपर लगा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे व्यंजन है कौन सा, बोलिए म, है ना। म तो व्यंजन ही है और उस में के पहले बोलो क्या आ रहा है विद्यार्थियों, स्वर रहित व्यंजन आ रहा है र, स्वर रहित र आ रहा है ना। यही तो ट्रिक थी कि स्वर रहित र आना चाहिए, तो स्वर रहित र आ रहा है और व्यंजन से पहले स्वर रहित र आ रहा है, कि दिख रहा है ना, आधा र दिखता है। तो इस आधे रे को जब भी पूरे व्यंजन से पहले आधा रे आ जाए, आप ये समझिए, जब भी पूरे व्यंजन से पहले क्या आ जाए, बोलिए विद्यार्थियों, आधा रे आपको दिखाई दे, तो उस रे को जो पूरा व्यंजन आया है उसके सिर पर बैठा दो, और जब हम सिर पे बैठा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। जैसे देखिए कर्म, है ना, तो कर्म की जब हम बात करें तो ये क्या होता है, क, है ना, फिर ये क्या होता है, र आधा है और ये म, है ना। ऐसा रहा होगा तभी इसको हमने कैसे किया, इसको इसके ऊपर बैठा दिया, तो इसको कैसे कर दिया, कर्म, है ना। ये आधा रहा होगा, समझ में आ रहा है आपको बात। जैसे देखिए धर्म, तो ये धर्म है ना विद्यार्थी, देखिए ये ध र आधा और ये म, ऐसे रहा होगा, है ना। तो हमने क्या किया, सर ने कहा था कि व्यंजन से पहले स्वर रहित र दिखे, स्वर रहित, स्वर नहीं होना चाहिए उसमें, तो उस रे को उस अगले वाले व्यंजन के ऊपर लगा देते हैं। तो हमने लगा दिया गुरुजी और हमने ऐसे बना दिया, बोले सही है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखिए र आ जाए, है ना, और र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आपको दिखाई दे, है ना। र हो, र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आपको दिखाई दे तो उस व्यंजन के पैरों में वो र आ जाता है। देखिए कैसे, है ना। देखिए र आ गया, क्या आपको दिख रहा है, र है विद्यार्थियों, र आपको दिख रहा है, र आपको दिख रहा है ना। इस रे से पहले मैंने क्या कहा, रे आ जाए और रे से पहले आपको कोई भी स्वर रहित, आपके पास स्वर रहित र नहीं, स्वर रहित व्यंजन देखना है रे से पहले, तो र आ गया और रे से पहले स्वर रहित व्यंजन आ गया, आ रहा है ना स्वर रहित। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगा रखी है, हलंत लगा रखा है, आधा कर रखा है, इसको कर रखा है ना। तो ये स्वर रहित ही, इसमें स्वर नहीं है, कम है क्या, नहीं है ना, है ना। तो स्वर रहित आ गया, र पूरा आ गया, र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन आ जाए तो उस वो र, है ना। शर्त क्या है, पहले स्वर रहित व्यंजन आना चाहिए, फिर र आना चाहिए, है ना। तो वो र उसके नीचे चला जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। देखिए ये जो क है ना, इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे और इसके नीचे ऐसे र को लगा देंगे। इसका मतलब क्या है विद्यार्थियों, इसका मतलब ये है कि सर क तो आधा है और र पूरा है। और मैं वैसे भी विद्यार्थियों को जब पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि विद्यार्थियों, जो भी चीज भारी होती है नीचे लटकती है, और जो नीचे लटकती है वो हमेशा पूरी होती है ना। और जो चीज हल्की होती है, मैं हमारे विद्यार्थियों को मैं ऐसे ही समझाता हूँ विद्यार्थियों, कि जो चीज हल्की होती है वो ऊपर चली जाती है और जो हल्की होगी वो आधा होगा। देखिए एक चीज बताइए, इस रे में ए नहीं है तो ये हल्का है, और जो हर चीज हल्की होती है वो ऊपर चली जाती है तो ये ऊपर चली गई। जो चीज पूरा होता है, यानी कि इस रे में क्या है, ए भी है, तो ये चीज भारी थी, तो ये इसके नीचे लटक गई। समझ में आया आपको। आगे देखिए, आगे विद्यार्थी देखिए, त के बाद अगर आपको र दिखाई दे, है ना, इन दोनों के बाद आपको र दिखाई दे तो ऐसे ट्रे टाइप का आपको बना देना है, इस तरीके से नीचे ये लग जाएगा। जैसे देखिए ट आ गया, है ना, ट हलंत वाला ट आ गया और उसके बाद में आपको क्या दिखाई दिया, र दिखाई दिया। तो आपको क्या करना है, इस रे को इस इधर लगा देना है ऐसे, जैसे हम कहते हैं ना ट्रेन। देखिए विद्यार्थियों, जब हम ऐसे लगाते हैं ट्रेन, तो ये जो ट्रेन है इसके ये आधा था, इसके ई लगी, एक की मात्रा लग गई, पर जो ये वाला है ना, इधर वाला विद्यार्थी, इधर वाला, ये क्या है बोलिए, ये र है। क्या है बोलिए विद्यार्थियों, र है ना। इधर वाला क्या है बोलिए, र है। यानी कि ये राष्ट्रीय में भी इधर वाला क्या हो गया, र, क्योंकि टे आधा था और टे के बाद में, आधे टे के बाद में क्या आया था, र, तो उसको भी हमने क्या कर दिया, र को नीचे फिर से लटका दिया, है ना, क्योंकि र क्या था, भारी था, क्योंकि उसमें ए था। ठीक है,
ठीक है विद्यार्थियों, आज हमने हमारा जो वर्ण विचार का जो भाग थे, पहला भाग मैंने कल दिया था, इसमें स्वर मैंने बताए थे, स्वर के बारे में मैंने जानकारियां दी थी। और अब आपके सामने वर्ण विचार का दूसरा भाग आ गया। इसमें मैंने आपको व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान से संबंधित और स्पर्श और अंतस्थ और उसमें व्यंजनों के बारे में जानकारियां दी, र के नियमों के बारे में आपको समझाया। ये सभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका क्या बना दीजिए, इसके नोट्स बनाइए और इसको क्या कीजिए, याद कीजिए विद्यार्थियों। जब आप देखिए, ये जब तक बोर्ड पे है तब तक आपके किसी काम का नहीं है। जब आप इन सारी सामग्रियों को आपके मस्तिष्क में रखेंगे तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, है ना। कोई विद्यार्थी देखिए, कोई भी चीज किताब में जब तक है या कॉपी में जब तक है, जब तक वो काम की नहीं है विद्यार्थी। जब वो हमारे मस्तिष्क में हो जाती है, हमें स्मरण हो जाती है, तभी वो चीज हमारी क्या होती है, काम की होती है। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसके नोट्स बनाएंगे स्क्रीनशॉट लेकर और क्या करेंगे, इसको याद करेंगे जिस प्रकार से मैंने करवाया है। मैंने आज आपके व्याकरण खंड में वर्ण विचार पूरा करवा दिया है। कल हम अगला टॉपिक व्याकरण का लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, उपस्थित होंगे। और हाँ विद्यार्थियों, ये आपका अपना चैनल है ना, और तो मुझे आपकी सपोर्ट और लाइक की आवश्यकता है। आप लोग जिन जिन को इस व्याकरण खंड की आवश्यकता है उस तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और खूब पढ़िए, खूब पढ़िए विद्यार्थियों। पढ़ने से कोई मरता नहीं है ना। खूब पढ़िए, जितना पढ़ सकते पढ़िए। खेलिए, खेलिए नहीं, पर संतुलन बना के रखिए। हम क्या करते, खेलते ही रहते, पढ़ते नहीं, है ना। तो दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तभी हम हमारे जो आगामी जो परीक्षा है उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप जहाँ पे भी बैठेंगे मेरी बात मानेंगे और अच्छे से खूब दिल लगा के क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ आज की हम जो कक्षा है इसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और अंत में फिर कहूँगा विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना, जिन जिन बच्चों को इस कक्षा की आवश्यकता है। धन्यवाद।